नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। और आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चाओं में रही और किसी न किसी रूप में चुनाव में असर जरूर डालेगी। आज इलेक्शन टुडे की खबर है कांग्रेस की किताब सियासत बेहिसाब। विधानसभा चुनाव को कुछ महीने का वक्त बचा है और इससे पहले राजनीतिक दल तरह तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। कांग्रेस ने एक किताब तैयार की है जिससे वो कार्यकर्ताओं में बांटेगी, लेकिन इस किताब में बीजेपी और आरएसएस को लेकर जो लिखा गया है उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इतिहास को गलत पढ़ाने का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले कांग्रेस की किताब में कांग्रेस के विचार। आरएसएस को बताया आजादी का विरोधी। बीजेपी ने कहा कांग्रेस गढ़ रही कहानी। कमलनाथ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा का पाठ पढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की विचारधारा पर एक किताब तैयार की है। इस किताब में बीजेपी और आरएसएस को आजादी का विरोधी बताया गया है, जिस पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि गलत इतिहास पढ़ना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस ने देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी की थी, ये वो कांग्रेस नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। उसने आजादी के लिए कुछ किया। और आरएसएस जैसे संगठन जो देशभक्त संगठन है, जिसने इस देश की एकता अखंडता को कायम रखा है, उन त्यागी और तपस्वी लोगों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हैसियत नहीं है कांग्रेस के नेताओं की। ये इस तरह से तोड़ मरोड़ कर इतिहास प्रस्तुत करना ये कांग्रेस की आदत रही है। बीजेपी कांग्रेस पर कहानी गढ़ने के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस 5000 कार्यकर्ताओं को ये किताबें बांटेंगी। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस इसे कहानी नहीं सत्य बता रही है। संघ विचारधारा भगत सिंह को बदनाम कर रही है, नेहरू गांधी को बदनाम कर रही है, सरदार पटेल को बदनाम कर रही है, एक सुनियोजित नीति के तहत। तो उस पुस्तक के माध्यम से देश की उस पीढ़ी को जो हमारी जमहूरियत की रक्षा करने के लिए है, देश की वह पीढ़ी जो सामाजिक संरचना को बचाने के लिए है, उसको भ्रमित होने से हम रोकेंगे। कुल मिलाकर इस किताब के आने से अब कांग्रेस सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस किताब के जरिए बीजेपी के राष्ट्रवाद का जवाब देने की तैयारी कर रही है? क्या कांग्रेस चुनाव से पहले उसकी विचारधारा जनता और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाहती है? क्या ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए बीजेपी को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है? खैर, इन सवालों के जवाब भी आने वाले चुनाव में मिल ही जाएंगे, लेकिन ये किताब आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बनने वाली है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और देखिए, इसके अलावा एक और खबर आज चर्चा में रही जिसे इलेक्शन टुडे में हम आपको दिखाएंगे, और वो है कांग्रेस में नो एंट्री। जी हां, 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। 15 महीने की सरकार गिरने के बाद अब आगामी चुनाव में कांग्रेस दल बदल को लेकर सख्त नजर आ रही है। कमलनाथ के एक ताजा बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी में बागियों को अब जगह नहीं मिलेगी। यह भी कहा कि जाने वालों के लिए दरवाजे जरूर खुले हैं। पीसीसी चीफ का यह बयान एमपी कांग्रेस में उनके दमखम को दिखला रहा है। तो इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए तंज कसा है। आने के लिए या ना आने के लिए ये बात छोड़िए। प्रश्न है कि वो जो कई बहुत दुखी है, कहते हैं हम क्या करें। मैंने कहा अब आप अपने पार्टी में सुधारिए अपने पोजीशन, मैं क्या बता सकता हूं। तो बहुत सारे दुखी घूमे और बहुत सारे और दुखी होंगे,
ये भी देखते जाइएगा, जब तक हमारे कांग्रेस जन ना चाहे ऊपर से कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा खुलेगा तो नीचे से खुलेगा। 28 लोग एक साथ छोड़ के चले गए थे, उसके बाद लगातार लोगों के छोड़ने की धार बनी रही, तो लोगों के टूटने का क्रम जारी है और जुड़ेगा कोई भी नहीं। देखो, डूबती नाव में कोई सवारी नहीं करता है। कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है गृह मंत्री ने। हालांकि 2023 को लेकर कांग्रेस की एक रणनीति है, ऐसा सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं और चुनाव से पहले कमलनाथ एक बार फिर अपना पूरा दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आज आपको हम लिए चलते हैं राजगढ़ विधानसभा। इस सीट पर एक मिथक दशकों से हावी रहा है और वो ये कि एक प्रत्याशी दूसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाता। क्या 2023 में मिथक टूटेगा? आइए जानते हैं। राजगढ़ विधानसभा के राजगढ़ शहर में पहुंच चुके हैं, जो मां जालपा की नगरी है। नेताओं का क्या कहना है, क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, आइए हम जानते हैं। मध्य प्रदेश के मध्य में बसी राजगढ़ विधानसभा सीट मां जालपा की नगरी के नाम से जानी जाती है। राजगढ़ महल, प्राचीन इमारतें और जिले के विकास को बताता मोहनपुरा कुंडालिया डैम राजगढ़ की पहचान है। तो तकरीबन 2 लाख मतदाता वाली इस सीट पर एक मिथक भी हावी है। सियासी इतिहास की माने तो कोई भी प्रत्याशी दूसरी बार जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया। साल 2018 के नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस के बापू सिंह तंवर ने बीजेपी प्रत्याशी को करीब 31,000 वोटों से हराया था। इस बार भी बापू सिंह तंवर जीत का दम भरने की बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में जो विकास हुआ वो एक उदाहरण है। देखिए, अभी हमें 4 साल काम करने का मौका मिला। इन 4 साल में जो उपलब्धियां है और बचा हुआ समय में भी निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं। तो हमारे 5 साल की जो उपलब्धियां है, जो हमने क्षेत्र की जनता के लिए जो सौगातें दी, जो विकास के कार्य कराए, उन सारे कामों को लेकर के जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेज है, एमसीएम कॉलेज है, मॉडल कॉलेज है, कॉलेज में पीजी महाविद्यालय का बिल्डिंग है, उत्कृष्ट हॉस्टल है और जिला चिकित्सालय में आवासीय क्वार्टर बनाए। ग्रामीण क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें सड़कों की हम लेकर आए हैं। 2023 के चुनाव में ये पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। अमर सिंह यादव सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं। बाजार 13 के चुनाव में अमर सिंह ने 51,000 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। 2023 में वो फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। जिले की सड़कें, मेडिकल कॉलेज और मोहनपुरा कुंडालिया डैम बीजेपी की ही देन और विकास के दम पर ही बीजेपी राजगढ़ विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। निश्चित रूप से 2023 की भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुट चुकी है और भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता की पार्टी है। निश्चित हमेशा विकास की बात करती है, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास करने की बात करती है। जो विकास हमने किया है वो आप सबके सामने है। राजगढ़ जिले में पिछली बार भी जो 3 सीटें हारे वो नहीं हारना था, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार मोहनपुरा योजना, कुंडलिया योजना, रिंसी परियोजना और सुटलिया की योजना, बड़े बड़े डैम की जो सौगात देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान ने दी है। इस राजगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज की जो सौगात मिली है भारतीय जनता देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो निश्चित रूप से हमें विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ग्रामीण परिवेश वाली इस विधानसभा में रोजगार का मुद्दा हमेशा से हावी रहा है। गुजरात और राजस्थान राज्य की बॉर्डर नजदीक होने से क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। विकास के इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता 2023 में अपना भविष्य टटोल रही है। हम ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो राजगढ़ का विकास करे। राजगढ़ का विकास ना तो कांग्रेस शासन में ना भाजपा शासन में। कांग्रेस शासन में भी उद्योग डाले तो विजयपुर में डाले, उसका फायदा गुना जिलों को मिला है, और इसमें इधर पीलूखेड़ी में डाले तो उसका फायदा भोपाल को हुआ। राजगढ़ के आम नागरिकों को कोई फायदा नहीं हुआ। हम ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो कि राजगढ़ में कोई ऐसा उद्योग स्थापित करें जिससे यहाँ की जनता को फायदा हो। सर, अभी भी सरकार हमारी शिवराज की बनना चाहिए और काम हमारे थोड़ा पानी की समस्या है सर। ये नहर हमारी पूरी हो जाएगी। हमारी तरफ नहर अभी चालू नहीं करी है, गाड़ तो रिया है पर
सब लाइट भी ये भी बढ़िया हो रहा है काम पानी का। हमारी विधानसभा में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पे विकास के नाम पे बड़े बड़े वादे किए गए थे, पर राजगढ़ आज भी वैसा का वैसा ही है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। 2023 में हम सरकार तो भाजपा की बनती देखना चाहेंगे। 2023 के चुनाव को जनता रोजगार की आस से देख रही है, तो दशकों से राजगढ़ सीट पर हावी मिथक 2023 में भी टूटेगा या बना रहेगा, इस पर सियासी पंडितों की भी नजर बनी रहेगी। पंकज शर्मा, बंसल न्यूज, राजगढ़। चलिए अब इस सीट का सियासी इतिहास भी आपको बता देते हैं। राजगढ़ की ये विधानसभा सीट, जहां पर 2 लाख मतदाता हैं, 2 लाख मतदाताओं वाली विधानसभा सीट दशकों से यहां पर एक मिथक हावी रहा है। एक प्रत्याशी लगातार 2 चुनाव नहीं जीता है, दूसरी बार उसे हार का सामना करना पड़ा। 2018 में कांग्रेस के बापू सिंह तंवर ने जीत हासिल की, करीब 31,000 मतों से अमर सिंह को उन्होंने हराया। वहीं इससे पहले 2013 में बीजेपी से अमर सिंह यादव की जीत हुई। और अब बारी है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात कीजिए नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा सीट से विधायक सुनीता पटेल से। इस सीट की जनता दोनों प्रमुख दलों को बारी बारी से मौका देती आ रही है। ऐसे में 2023 के लिए विधायक के पास क्या रणनीति है, आइए जानते हैं। विधानसभा 2023 की जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे हर पार्टी अपने अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। आइए हम गाडरवारा विधायक से ही जानते हैं कि क्या मुद्दे होंगे और क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं। अभी सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं, लेकिन जनता का जो मूल फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। जनता देख रही है कि महंगाई से लोग कितने परेशान हैं, युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और हमारा सबसे ज़्यादा हमारे विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा तो रेत का मुद्दा या जुआ सट्टा का मुद्दा रहेगा कि बार बार कहने के बाद प्रशासन को भी पता है, शासन को भी पता है, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए जनता इससे परेशान है और नाराज़ भी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा हमारे क्षेत्र में। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो 600 से 1000 रुपये जो वादा किया था, मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने जितने वादे किए थे वो 15 महीने में पूरे नहीं हो पाए। वो पूरे इस साल कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो सारे मुद्दे हम जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता कांग्रेस में हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करेगी। पहले से भी रेत की नीलामी हो चुकी है, यहाँ टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन उसका सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। जगह जगह देखो अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। जिन नदियों को वैध किया है वहाँ से तो रेत निकल रही, लेकिन अन्य नदियाँ जो अवैध हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वहाँ से भी आम पब्लिक नहीं उठा पा रही। आज जैसे आवास के लिए लेने जाती है तो उसको पकड़ लिया जाता, लेकिन बाहर जो ट्रक में भर के जा रही है, ट्रेन में भर के जा रही है, उस रेस पर कोई की नज़र नहीं है। लेकिन आम पब्लिक यदि आवास के लिए भी लेती है रेत तो उसके लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दोनों पार्टी अपनी अपनी वादों को लेकर जनता के बीच जा रही है। अब देखना ये होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। कैमरामैन दीपक के साथ पवन प्रितवानी, बंसल न्यूज, गाडरवारा। और चलिए अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। महाकाल की नगरी उज्जैन का जायका भी लाजवाब है। यहाँ के केसरिया दूध के दीवानों की कमी नहीं है। चलिए केसरिया दूध के साथ चुनावी जायका ले लेते हैं। बंसल न्यूज़ की खास पेशकश जायका चुनावी। हम देख सकते हैं यहाँ बाबा महाकाल की नगरी में केसरिया दूध का जो एक स्वाद है वो लाजवाब रहता है। और खास बात है कि बाबा महाकाल के शिखर के बाहर ही ये प्रसिद्ध दुकान है जहाँ केसरिया दूध, यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं वो यहाँ स्वाद भी लेते हैं। हम सीधे सबसे पहले इनसे बात करते हैं दुकानदार से। भैया आपके दूध की काफ़ी तारीफ सुनी है, क्या क्या मिक्स करते हो, क्या किस प्रकार इसका टेस्ट रहता है? या इसमें हम बादाम, पिस्ता, केसर का उपयोग करते हैं। तो लोग आते हैं तो हम कस्टमर आते हैं तो उनको टेस्ट का उपयोग देते हैं। उनको फ्लेवर में तो केवल केसर फ्लेवर ही मिलता है। बढ़िया मलाई मार के देते हैं, डबल मलाई, तिवल मलाई, जो भी बोलते हैं मलाई मलाई खिलाते हैं हम उनको। बिल्कुल मलाई मलाई तो खिलाते हैं। इस बार मलाई किसके कब्जे में आने वाली, क्योंकि चुनावी साल है, कांग्रेस या बीजेपी में? सर वो तो बाबा महाकाल ही जान सकते हैं कि किसके कब्जे में आती है। वो आप देख सकते हैं बाबा महाकाल के भक्त हैं जो दर्शन करने आते हैं। हम इनसे भी व्यू लेते हैं। भैया आप दर्शन करने आए थे, क्या लग रहा है, कैसा लगा इनका दूध? दूध बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट क्वालिटी है दूध की
और सबसे मस्त लगा है दूध। पहली बार यहाँ पे पिया है हमने दूध उज्जैन आने के बाद, बहुत प्यारा लगा है दूध भी। आने वाला साल जो है चुनावी है, क्या लगता है बीजेपी हावी पड़ेगी या कांग्रेस? बीजेपी हावी पड़ेगी। बीजेपी क्यों पड़ेगी? बीजेपी एक ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं बीजेपी में कि जैसे जो चुनावी माहौल चलते हैं उस टाइम पे श्री राम मंदिर बनाया उन्होंने, उसका मुद्दा उठवाया था। और कश्मीर में वो पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ था, उस पर भी रोक लगाया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से बीजेपी आने का कारण है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े काम बीजेपी के द्वारा किए गए। आपको क्या लगता है जो दूध का स्वाद के साथ चुनावी जाएगा, क्या लग रहा है आपको इस बार कौन हावी रहेगा चुनाव में? बीजेपी पार्टी हावी रहेगी। क्यों रहेगी, क्यों लगता है आपको बीजेपी पार्टी? यहाँ आके पता चला कि विकास क्या होता है। यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर का जैसे निर्माण हुआ, यहाँ पर जिस प्रकार से पहले सड़कें कम सकड़ी थी अब जाके चौड़ी, यहाँ पर बाहर से आने के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है, तो काफ़ी प्रभावित किया है बीजेपी ने, तो बीजेपी आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका लग रहा है कि महाकाल लोक का जो विस्तारीकरण हुआ है, यहाँ जो सड़कें थी, सड़कें अब जो पहले छोटी हुआ करती हैं आज चौड़ी चौड़ी नजर आ रही हैं। आप क्या कहेंगे, पहले तो दूध का स्वाद कैसा लगा इनका? बहुत आनंद आ रहा है और महाकाल की नगरी में हमेशा आनंद नहीं रहता है। यहाँ महाकाल निवास करते हैं और जो सिया रामचंद्र जी महाराज और महाकाल की सेवा करता है वो नरेंद्र मोदी की ही पार्टी है। और बीजेपी पार्टी भारी मतों से, यहाँ नहीं सारे क्षेत्रों में भारी मतों से विजय प्राप्त होगी। ये महाकाल का आशीर्वाद होने के साथ कहीं ना कहीं देख तो सकते हैं श्रद्धालु हैं, ये स्वाद के साथ चुनावी जायका भी बता रहे हैं कि किस प्रकार आने वाला जो साल है उसमें जायका किस ओर करवट लेगा। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। हम भैया आप क्या कहेंगे, आपके दूध की तो काफी तारीफ सुनी है, क्या लग रहा है? तारीफ हमारे 10 साल हो गए हमारे को ये दूध का काम करते करते। दूध रबड़ी हमारे यहाँ बहुत फेमस है। महाकाल के श्रद्धालु जितने भी लोग यहाँ आते हैं दूध रबड़ी बहुत पसंद करते हैं और 10-12 साल से ये कारोबार हम चला रहे हैं। और दूध रबड़ी की खासियत ये है कि कुल्हड़ के अंदर दूध देते हैं तो उसमें सोंधापन जो उतरता है वो काफ़ी बेहद पसंद करते हैं लोग, श्रद्धालु होनो सब। इस बार किसका लग रहा है फ्लेवर किसकी ओर बढ़ना है, क्योंकि चुनावी साल है, बीजेपी या कांग्रेस? फ्लेवर तो बीजेपी की तरफ ही है। बहुत अच्छा विकास हो रहा है हमारे महाकाल क्षेत्र में, आसपास कॉरिडोर बन गया, उस वजह से सारे श्रद्धालु यहाँ पर आकर मजे कर रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं कॉरिडोर को। और विकास बहुत तेजी से चल रहा है महाकाल क्षेत्र में। उज्जैन का विकास बहुत तेजी से होने वाला है आने वाले समय में। आज हमने केसरिया दूध का जायका दिखाया और क्योंकि इनकी जो मलाईदार जो रबड़ी डालते हैं, जो केसरिया रंग निखरता है, उससे कई लोग आते हैं दूध का जायका लेते हैं और जायके के साथ एक चुनावी जो निष्कर्ष निकलना चाहिए वही हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आने वाले साल में किसकी तरफ जायका लाजवाब रहेगा। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। और अब बारी हमारे एक और खास सेगमेंट चुनाव कल, आज और कल, जिसमें हम आपको बताते हैं सियासत का वो पहलू जिसका असर चुनाव में हमेशा देखने को मिला है, चाहे वो बीते कल की ही बात हो या आने वाले कल की। मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी वोटर पावर वोटर है। इस वर्ग का मिजाज, तबीयत सूबे की राजनीति पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। वह साल भर और बचा है असेंबली इलेक्शन में और ऐसे में जरूरी हो जाता है ये जानना कि 2023 चुनाव में ओबीसी वोट किस तरफ पड़ेंगे। मालूम हो कि बीजेपी के पास खुद सीएम के तौर पर शिवराज मौजूद हैं, जिनकी फेस वैल्यू किसी दूसरे ओबीसी नेता से बड़ी है। तो क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा ब्रांड नेम है जो शिवराज के सामने ठहरता हो? विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं। सियासी दल दावों, वादों और मुलाकातों के जरिए समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कामयाबी की असली कुंजी ओबीसी वोटर के हाथ में है। अरेरा हिल्स पर खड़ी इस शानदार इमारत में किसकी हुकूमत चलेगी, ये ओबीसी वोटर ही तय करेगा। 29 जून शहर था खंडवा और मौका था निकाय चुनाव के प्रचार का। सूबे के मुखिया ने खुले मंच से कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन सियासी पंडित भी चौंक पड़े। अरुण भैया क्या कर रहे हो? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कांग्रेस में तो केवल एक ही नाथ चलता है, लेकिन एक नहीं अनेकों पाप करे। सीएम ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव को बीजेपी में आने का ऑफर दे डाला। हालांकि बिना देर लगाए अरुण यादव ने ट्वीट कर सीएम के इस न्योते को ठुकरा दिया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद शिवराज जी, आपने कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता को सत्ता में आमंत्रित किया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे और मेरे परिवार को बिन मांगे ही बहुत कुछ दिया है। हम सत्ता में जरूर आएंगे, मगर भाजपा के साथ नहीं, कांग्रेस की सरकार बनाकर आएंगे।
सियासतदान कोई भी बात बेवजह नहीं बोलते। खासकर सियासी मुद्दों से जुड़ी नाजुक बातों के पीछे भी वोटर्स के नंबर खड़े होते हैं। सूबे में 52% की आबादी वाले ओबीसी वोट खासी अहमियत रखते हैं। कांग्रेस लीडर अरुण यादव जिस निमाड़ इलाके से आते हैं, वहां 2018 के चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। यहां की ज्यादातर सीटों पर पार्टी को हार मिली थी। निमाड़ में कुल 12 सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। 2 सीटों पर निर्दलीय विधायक काबिज है। 2018 में कांग्रेस के 7 विधायक थे। बाद में मांधाता से नारायण पटेल, बड़वाहत से सचिन बिरला, नेपा नगर से सुमित्रा काष्टेकर ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। निमाड़ की नैया नंदू भैया, इस नारे से पहचाने जाने वाले नंद कुमार सिंह चौहान के न रहने पर पार्टी निमाड़ में कमजोर हुई। साल 2021 में नंदू भैया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था, जिसके बाद से ही पार्टी यहां पर एक ओबीसी चेहरे की तलाश में है, जो निमाड़ में बीजेपी की नैया पार लगा सके। सिर्फ निमाड़ ही नहीं, पूरे सूबे में ओबीसी वोटर चुनाव नतीजों पर असर डालते हैं। एमपी में विधानसभा सीटों की तादाद 230 है। फिलहाल इनमें ओबीसी वर्ग के 60 विधायक हैं। 2020 के उपचुनाव के बाद के नतीजे देखें तो 32 सीटों पर बीजेपी और 28 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया हुआ है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में जब राजा को सन्यास और सन्यासिन को राज मिला था, तब भी ओबीसी वोटर्स बीजेपी पर मेहरबान हुए थे। उमा भारती सूबे की सीएम बनी। बाद में उनकी जगह एक दूसरे ओबीसी नेता बाबूलाल गौर को लाया गया और फिर गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को कमान दे दी गई, जिसके बाद से ही ओबीसी वोटर्स का भरोसा बीजेपी के साथ बना हुआ है। बिल्कुल 2023 में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के लोग, सभी जातियां अच्छा सपोर्ट करेंगी और भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साजिश के द्वारा 27% आरक्षण समाप्त कर दिया। मतलब जो वो आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़े वर्गों को, वो देना ही नहीं चाहते। तो ये जो बेवकूफ़ बनाने का काम है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग सब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और आने वाले चुनावों में निश्चित तौर से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग कांग्रेस का साथ देंगे। 52% जो मतदाता है वो ओबीसी वर्ग से आता है। तो एक इतना बड़ा वर्ग जिस भी पार्टी के पक्ष में जाएगा, निश्चित रूप से सत्ता उसके हाथ में आ सकती है। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं। इन चुनावों में ओबीसी वोटर का रुख किस तरफ होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इस दफा सियासी दलों के कामों, वादों, दावों को खूब तौला जाएगा। हो सकता है नतीजे हमारी आपकी समझ से परे हों। चलिए, इसी के साथ हमारे खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।